करती थी। नहीं, एक चीज और सर एनडीए को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से जो ऑफिशियल ट्रेंड है वो आगे आ गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक एनडीए को बहुमत मिल रहा है शुरुआती रुझान के मुताबिक। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। तो जो जरूरी नंबर है उस पर मोहर अब चुनाव आयोग ने भी लगा दी है। सरकारी आंकड़ा ये कह रहा है शुरुआती रुझान के मुताबिक कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को बहुमत मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। लेकिन आप कुछ कह रहे थे सर, मैं आरपी सिंह साहब के पास जाऊंगा। मुझे ताज्जुब हो रहा है, चुनाव आयोग बहुमत नहीं बताता है किसी गठबंधन का। नहीं, हमारा इंटरप्रिटेशन होगा। हमने अपने तरीके से उस आंकड़े को टैली करके बताया, क्योंकि चुनाव आयोग की जो आंकड़े उन्होंने दिए उसका पहला ऑफिशियल अपडेट है, क्योंकि उसकी भाषा ये नहीं हो सकती। अगर होती है तो ऑफ द मार्क हो। नहीं हो। लेकिन खैर, अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो ठीक है, सरकार तो बनाएगी, लेकिन जो मोदी का ऑरा होता था, मोदी के ऑरा जिसमें माना जाता है कि मोदी इनविंसिबल है, ये खत्म हो जाएगा। और ये खत्म होगा तो जो हार्ड डिसीजंस लेते थे, जो सरकार के लिए अचानक उन्होंने कहा नोटबंदी, तो नोटबंदी हो गया। अचानक उन्होंने तमाम चीजें ली। इकोनॉमिक पॉलिसीज है, उसमें भी मोदी को दिक्कत आएगी क्योंकि जो फॉर्मेट है गवर्नेंस का वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो लिहाजा अगर आप 250 पे रुक जाते हैं बीजेपी और उनको मोहताज होना पड़ता है एलाइज का, तब फिर मोदी को हार्ड डिसीजन लेने में दिक्कत होगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा सर? मतलब वो चेहरा, वो लीडरशिप जिसके दम पर बीजेपी आज देश के आधे से ज्यादा राज्यों में सत्ता में है, जहां जीतते हैं वहां बीजेपी के नाम, मोदी के नाम पर ही जीतते हैं। वो पॉलिटिकल पार्टी का वो चेहरा जो 2 बार से लोकसभा चुनाव जीत रहा है, रिकॉर्ड बना रहा है, ध्वस्त बना रहा है, वो चेहरा जो अभी भी बहुमत के नजदीक है, मतलब इंडिया गठबंधन के मुकाबले, क्या वाकई ऐसा हो जाएगा रातों रात कि सर फैसले लेने में दिक्कत आएगी? नहीं, अगर आप डिपेंडेंट हो गए, भाई 2 चीजें होती है ना, इनविंसिबिलिटी से अचानक होगा कि नहीं भाई ये भी हम ही लोगों की तरह है। अभी तक जो देवत्व मोदी को आपने देखा, किस तरह भाषणों में मोदी को भगवान मान दिया गया था, वो जब नीचे आएगा तब ये दिक्कत होगी कि उनको जो डिसीजंस लेते हैं, जो अकेले ले लेते हैं, जैसे नोटबंदी, रात के 10 बजे आप डिसीजन ले लेते हैं, उसी तरह जो हार्श डिसीजंस है वो लेने के लिए तब आपको एलाइज पे डिफरेंट का, आपको जानते हैं वाजपेयी जी को कितनी दिक्कत होती थी, ममता बनर्जी रोज जाए। तो ये चीजें मोदी को अगर फेस करनी पड़ेगी तो गवर्नेंस मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। तो ये दिक्कत हो सकती है। तो इस बीच जो टैली है वो जरा एक बार फिर दर्शकों को बता रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं। नकवी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। सर, जो टैली इस वक्त न्यूज नेशन दिखा रहा है उसमें लगभग 300 सीटें एनडीए को हैं, लगभग 215 सीटें इंडिया गठबंधन को है। जो नारा बीजेपी ने दिया था उससे बीजेपी काफी पीछे नजर आ रही है। 10:30 बजे का वक्त हो चुका है। क्या वाकई किसी चमत्कार की उम्मीद आपको लगती है सर अभी? देखिए, आपको भी अच्छी तरह से मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 सालों तक बिना कांग्रेस के सपोर्ट और रिमोट के सफलता के साथ सुशासन के सफ़र को आगे बढ़ाया है और अब तीसरे कार्यकाल में प्रवेश करने जा रहे हैं। नंबर अभी अंतिम में क्या आएगा वो तो बाद में उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इतना हम ज़रूर जानते हैं कि आज भी जो डायनेस्टी के प्रति, डायनेस्टी की डेपुटेशन के सरकार बनने का कोई भी गुंजाइश नहीं है। डेमोक्रेटिकली चुनी हुई सरकार ही जो है वो जनता जो है उसको सम्मान दे रही है और उसको जनादेश दे रही है। तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो हमेशा जहाँ जीत के ग्लैमर वहीं हार के ग्रेस दोनों को जो का सम्मान करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भारतीय जनता पार्टी के सामने विपक्ष है उसमें किसी तरह का हार का ग्रेस अभी भी नहीं है और चुनाव से पहले तो था ही नहीं। वो जिस तरह का पूरा इलेक्शन कमीशन, ईवीएम, एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे की पूरी सरकारी व्यवस्था पर जो है वो सवालिया निशान खड़े कर रहे थे, ठीक है, और उसके बाद आज की तारीख में जो रुझान आ रहे हैं उसमें जनता ने जितना वोट उनको दिया वो आज सामने दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी साहब, जैसा आपने कहा कि देखिए बीजेपी वंशवाद के खिलाफ लड़ रही है, जो भी होगा ठीक है, सरकार बीजेपी की बनेगी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, लेकिन ये जो ईवीएम है वो कुंबे की कुटाई से जरूर बचने वाली। नकवी साहब, अभी आपने कहा कि बीजेपी वंशवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार के जो आंकड़े हैं सर इस वक्त के, वो बता रहे हैं कि बीजेपी को दोनों ही राज्यों में काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। अगर बीजेपी वंशवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है तो क्या वजह है कि मतदाता इन राज्यों के उसी वंशवाद की राजनीति को वोट दे रहे हैं?
अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के गठबंधन को वोट मिल रहे हैं यूपी और बिहार में, बीजेपी को डेंट हो रहा है, जेडीयू को डेंट हो रहा है। देखिए, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं और चुनाव लड़ती हैं और चुनाव के मैदान में जनता के बीच में जनता का आशीर्वाद लेने जाती हैं, हर चुनाव का जो रिजल्ट है वो हर राजनीतिक पार्टी के लिए सबक और संदेश होता है। इसलिए जो है वो इस अहंकार में किसी को नहीं रहना चाहिए कि साहब वो उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा उनको मिल गया, बिहार में मिल गया। हर चुनाव जो है वो सबक और संदेश होता है। और बीजेपी तो वो पार्टी है जो 2 सीटों से शुरू करके और 300 प्लस गई है। लेकिन नुकसान यहाँ पर आपको हो रहा है मुख्तार नकवी साहब, आपको नुकसान हो रहा है। आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, आप राजस्थान की बात कर लीजिए, आप बिहार की बात कर लीजिए। अभी तक तो रुझान है, 10:30 बजे तक थोड़ी थोड़ी तस्वीर तो क्लियर हो जाती है ना। तो ये तो मंथन का होगा ना समय आप लोगों के लिए भी। इतनी कोशिश की, इतने समीकरण साधे, लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा क्या? देखिए, जब चुनाव पूरे के पूरे रिजल्ट आएंगे तो डेफिनेटली हर पॉलिटिकल पार्टी और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी हर रिजल्ट का जीतते हैं तो उसके बाद भी उस पर हम चर्चा करते हैं। उस पर जो है वो तमाम ऐसे जो पहलू होते हैं उसका अध्ययन करते हैं और उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन नकवी साहब, क्या आपको लगता है कि जो प्रचार का तरीका था, खासकर पहले चरण के बाद, उसमें जिन शब्दावलियों का इस्तेमाल हुआ, उनमें जिन मुद्दों को उठाया गया, वो कहीं उल्टे पड़ते नजर आ रहे हैं, उनको जनता ने स्वीकारा नहीं? देखिए, एक चीज आप बताइए कि अब पूरे इन 10 सालों तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार में थी। अगर मैं मानता हूं कि जो राजनीतिक असहिष्णुता, पॉलिटिकल इंटॉलरेंस के सबसे बड़े इस देश में कोई शिकार रहे तो वो नरेंद्र मोदी जी रहे। नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिस तरह का 2014 से लेकर के और आज 24 आ गया है, जिस तरह का देश में विदेश में दुष्प्रचारों की बाढ़ रही, उसके बावजूद भी हम जो है वो सरकार बनाने जा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आज की इस टैली से ये मैसेज जाता है, जो मैसेज अब तक नहीं जाता था? अब तक कहा जाता था टीना, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। आज की इस टैली से ये मैसेज जाता है पॉलिटिकल डिस्कोर्स में कि यस देयर इज ऑल्टरनेटिव। देखिए, मैं एक बात बताइए, आप चुनाव में क्या रिजल्ट आएगा मैं तो उसको अभी नहीं आकलन कर रहा हूं जी। आप ये बताइए किस बात का अल्टरनेटिव था? आप जो है वो केरल में आप जो है वो कुश्ती कर रहे थे, दिल्ली में दोस्ती दिखा रहे थे। बंगाल में जो है वो आप झगड़ा कर रहे थे, दिल्ली में झप्पी कर रहे थे। पंजाब में आपका झगड़ा दिखाई पड़ रहा था और दिल्ली में झप्पी। तो ये पूरी तरह से, इसमें खानदान जो है वो अनेक थे लेकिन ख्वाहिशें सबकी एक थी। ठीक है, लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश, आप तो खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं सर, तो ये कहना कि साहब बहुत बड़ा अल्टरनेटिव बन गया, देयर इज नो अल्टरनेटिव, मुझे नहीं लगता कि। ठीक है सर, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश को बेहतर तरीके से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में यह माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ की जो जोड़ी है उससे पॉलिटिकली फायदा होगा आपको। आपने अपने साथ सहयोगी जोड़े, आपने ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ लिया, महान दल जैसे नेता जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, दारा सिंह चौहान, नारद राय, मनोज पांडे, महाराज जी प्रजापति, पूजा पाल, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, धनंजय सिंह जैसे जो तमाम नेता हैं वो आपके पक्ष में खड़े आए, लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं होते। सर, बड़ा नुकसान हो रहा है उत्तर प्रदेश में आपको। देखिए, ये अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि वोट में क्या कन्वर्ट हुआ और क्या नहीं हुआ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश हो या देश का और हिस्सा हो, हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी ने बिना रुके हुए, बिना थके हुए, जीत के जुनून और जज्बे के साथ काम किया है और जनता जो है वो लोकतंत्र में मालिक है। और मैं तो अभी आपको कह रहा था ना कि देखिए, इस चुनाव में जो भी आप रुझान बता रहे हैं उससे एक मुझे संतुष्टि ज़रूर है कि जो है वो चुनाव के बाद ईवीएम जो है वो इस कुनबे की कुटाई और पिटाई से बचने वाली। ये सही कह रहे हैं, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि साहब हमारा वोट चोरी हो गया। हाँ। जितना वोट मिल रहा है उनको, तो इस कुनबे की कुटाई और पिटाई से ईवीएम बच जाएगी और जो भी हो।
लेकिन नकवी साहब, कुछ सीटें, बल्कि कई राज्यों की ज्यादातर सीटें ऐसी थी जहां पर मोदी के चेहरे को आगे रखकर वोट मांगे गए। प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार रोड शो किए, ऐसी ऐसी जगहों पर किए। पटना में आज तक किसी प्रधानमंत्री का रोड शो नहीं हुआ था। नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री थे जहां पर वो रोड शो करने के लिए पहुंचे। लेकिन आपको लग रहा है कि मोदी के चेहरे पर वोट मांगने वाले प्रत्याशियों को भी वोट उस तरह से उनका कन्वर्ट नहीं हो रहा? मोदी का फेस जो फैक्टर हुआ करता था पिछले 2 चुनाव में, इस चुनाव में वो कम है? अच्छा बताइए, आप मोदी जी के चेहरे पे, मोदी जी के नेतृत्व पे हम वोट नहीं मांगते तो क्या राहुल जी के नेतृत्व पे वोट मांगते? एक चीज़, ये तो एकदम मजाक की बात है। जब भी बीजेपी चुनाव लड़ी है, अटल जी के नेतृत्व में हमने अटल जी के चेहरे पे वोट मांगा है। आडवाणी जी के जब नेतृत्व में चुनाव लड़ा तो उनके ने मारा। 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी के चेहरे पे, 2019 में मोदी जी के काम और नाम के उस पर, और 2024 में भी मोदी जी के तपस्या की ताकत और परिश्रम के परिणाम के आधार पर जो उन्होंने इन 10 सालों में बिना रुके हुए, बिना थके हुए काम किया है और परिणाम लाए हैं, उसका आधार पर लाए। अब जनता मालिक होती है जी। लेकिन आप तो मुख्तार अब्बास नकवी ये साहब, कोई इसके आधार पर नकवी साहब, एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के इस लोकसभा चुनाव में अपने 100 सिटिंग एमपीज के टिकट काटे हैं। बड़ी संख्या में आपने कोशिश की कि अपने कुनबे को और ज्यादा बड़ा किया जाए। क्या पहले से बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि इस बार मुश्किलें कहीं ज्यादा हैं, कैसे न कैसे एंटी इनकम्बेंसी को कम किया जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कई तरह से अपने उम्मीदवारों के लिए आकलन करती है। नीचे पे ग्राउंड लेवल पे पार्टी का क्या फीडबैक होता है, स्टेट लेवल पे क्या फीडबैक होता है, केंद्र सेंट्रल पार्टी का क्या फीडबैक होता है, उसके आधार पे टिकट जो है वो परिवर्तित भी किए जाते हैं, टिकट जो है दोहराए भी जाते हैं। और उसमें रिजल्ट जब आता है तो उसके बाद आकलन होता है कि भाई ये इसका बदला गया तो इसका क्या फ़ायदा हुआ, इसको जो है वो कंटिन्यू किया गया तो उसका नुकसान क्या हुआ।